का विजुअल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, तो उसका असर ये उम्मीद कर सकती है भारतीय जनता पार्टी की इन सीटों पर भी होगा। और यही कोशिश आपको आज के रोड शो में शायद नजर भी आएगी। बिल्कुल मधुकर जी, साथ ही दर्शकों को एक और यहाँ पर काशी का रंग दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के बनारस से नॉमिनेशन भरने से पहले भगवान शिव और हनुमान का वेश धरे हुए लोग भी उनके समर्थन के लिए गलियों चौराहों पर नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। बनारस में या तो हर हर महादेव होता है या फिर जय बजरंगबली। नरेंद्र मोदी के नामांकन के समय और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए खुद भोले शंकर और हनुमान जी आए हुए हैं। बात करते हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से उम्मीदवार हैं, क्या आशीर्वाद देंगे? नरेंद्र मोदी जो है बनारस से विजयी हो और उनका जो है जीत हो, और हम लोग यही उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं। और उनसे कोई उम्मीद भी है, क्या करेंगे? बनारस देश का विकास करेंगे और जनता जनार्दन और महादेव। हनुमान जी से भी बात करते हैं, नरेंद्र मोदी के लिए क्या आशीर्वाद है? विजयी भव और नरेंद्र मोदी का भविष्य उज्जवल हो और देश का राष्ट्र का कल्याण करें। और जनता चाह रही कि इस बार मोदी मनोनीत किए जाएं। हम लोगों का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री बनाए अपने देश के और देश का विकास करें। अगर प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी तो देश का विकास होगा, आपको भरोसा है? बिल्कुल है, हम लोगों को बिल्कुल भरोसा है, ये हमारा आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद है नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता के साथ साथ हर हर महादेव और जय बजरंगबली का भी आशीर्वाद मिल रहा है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, बनारस। और इस वक्त हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। रविंद्र, संकट मोचक और काशी विश्वनाथ दोनों से आपने बात की और दोनों ने मोदी को अपना आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन फिलहाल हमें वहां के ताजा हालात बताइए। मोदी आज नॉमिनेशन के लिए आ रहे हैं, इस वक्त वाराणसी में आपको कैसी तस्वीरें दिख रही हैं और क्या वाकई लाखों की संख्या में इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं? देखिए, बनारस में अगर कहा जाए तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम, जहां देखिए बीजेपी कार्यकर्ता ही हैं। आपको बता दूं कि जहां मैं खड़ा हूं ये विवेकानंद स्टैचू है और नरेंद्र मोदी यहां पर माल्यार्पण करेंगे। और इसके पहले बता दूं कि यहां पर जनता का हुजूम था, कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें हटा दिया, एक बैरिकेड कर दिया है और सारे कार्यकर्ता वहां पर जमा है, नरेंद्र मोदी के इंतजार कर रहे हैं कि कब नरेंद्र मोदी आएंगे। और हालांकि यहाँ पर 11 बजे का शेड्यूल था जो नरेंद्र मोदी का आने का, लेकिन उसमें कुछ डिले हो रहा क्योंकि नरेंद्र मोदी अभी तक बनारस नहीं आए। तो जाहिर तौर पर पूरे बनारस में अगर कहा जाए तो भगवा कलर और पूरे बनारस में जैसा कि आप बता रहे हैं भगवा कलर इस वक्त दिख रहा है और काफी कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं और सुरक्षा कारणों से वहां पर काफी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। शुक्रिया आपका रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 10। लोकसभा चुनाव के छठे राउंड की वोटिंग जारी, 117 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। 2000 से ज्यादा नेताओं की किस्मत का होगा फैसला। छठे दौर के मतदान में कई दिग्गजों की साख दांव पर, कतारों में दिखी सियासत की बड़ी हस्तियां। सैफई में मुलायम अखिलेश ने तो जयललिता ने चेन्नई में डाला वोट। बॉलीवुड सितारों में भी वोटिंग को लेकर उत्साह। रजनीकांत, कमल हासन ने डाला वोट। आमिर, विद्या ने वोट डालकर लोगों से की मतदान की अपील। कई सितारों ने की वोटिंग। वोट डालने में कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी नहीं पीछा। अनिल अंबानी, आदि गोदरेज, टीसीएस के एन चंद्रशेखर, वल्लभ बंसाली, के मिस्त्री, किशोर बियानी ने भी डाला वोट। मुंबई में वोटिंग लिस्ट में नाम न होने से कई लोग नहीं डाल पाए वोट। एचडीएफसी के दीपक पारेख और अभिनेता अतुल कुलकर्णी नहीं डाल पाए वोट। हमने वोट नहीं किया, हमारा नाम नहीं मिला इनके पास। हम इधर ही हमेशा वोट करने को आते हैं, सालों से इधर आते हैं। ये टाइम बोलता है नाम नहीं है अभी। हमने पासपोर्ट दिखाया, आईपैड में नाम है, उसमें दिखाया, बोलता है अभी रजिस्टर में नाम नहीं है। छठे चरण के मतदान का बने हिस्सा और भेजे अपनी तस्वीर। बने जी बिजनेस के वोट दो फोटो भेजो अभियान का हिस्सा। हम दिखाएंगे आपकी तस्वीर।
आज काशी और मोदी की सियासत का नया अध्याय। लोकसभा चुनाव के लिए मोदी वाराणसी से करेंगे नामांकन, बस पहुंचने ही वाले हैं बनारस। नामांकन से पहले नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, समर्थकों से मांगा आशीर्वाद और पार्टी कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। वाराणसी की दुर्दशा पर लिखा ब्लॉग। मोदी के स्वागत के लिए पोस्टरों और बैनरों से सजा बनारस। नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। 4 प्रस्तावकों में छन्नू महाराज भी शामिल। हेलीपैड से कलेक्ट्रेट तक भारी सुरक्षा। नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान पंडितों की वेशभूषा में छोटे छोटे बच्चे करेंगे मंत्रों का जाप। मैंने कहा तुम मुझे दिल में रखो और तुमने मुझे नोटों पे छाप दिया और ये भूल गए कि बदलाव आएगा नहीं, बदलाव बनना पड़ेगा और वोट देना पड़ेगा। अपने अंदर के बापू को जगाओ, चलो उंगली उठाओ और ताकत दिखाओ। मार्केट सेटिंग के प्रायोजक हैं लोएस्ट फेयर अवेलेबल ऑन फ्लाई विद अस, द रियल फैमिली सेडान एक्सेंट मल्टीप्लाइज योर लाइफ, डैटसन ब्रेक थ्रू, बीजेल अ ट्रस्टेड स्टॉक ब्रोकर और देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका जी बिजनेस की खास पेशकश में। हमारे साथ आज एक बहुत ही खास हस्ती मौजूद हैं जो आमतौर पे जाने जाते हैं बैंकिंग क्षेत्र में रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, लेकिन एक नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है और उसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से हम उन्हें बधाई भी देते हैं। हमारे साथ हैं श्री आदित्य पुरी। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। और आमतौर पर जैसे मैंने कहा, रिकॉर्ड्स आप बैंकिंग क्षेत्र में बनाते हैं, लेकिन ये जो अपने आप में इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने किया है, एक दिन में सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन का, और जिसके लिए आपको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नवाजा भी है, इसका ख्याल कहाँ से आया आपको? हम तो बहुत कमिटेड हैं कि हमको सोसाइटी को वापस देना है। हमारे काफ़ी इनिशिएटिव हैं और हम इनिशिएटिव उसी को लेते हैं जिसमें हम फ़र्क कर सकें। मतलब ये स्केल होना चाहिए कि देश में फ़र्क आए। तो पहले तो हम अत्यंत खुश हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो फेस हूँ HDFC बैंक का, बट बधाई जानी चाहिए हमारे सारे एम्प्लॉयज़ का जो हर एक सेंटर में इन्होंने किया है। जब हमने 7 साल पहले ये शुरू किया था तो हमने 4000 बॉटल कलेक्ट की। करेक्ट। इस साल हमने 80,000 से ज़्यादा बॉटल कलेक्ट की है। और ये ब्लड की शॉर्टेज है ये कंट्री में। नॉर्मली वर्ल्ड में 1% ऑफ द पॉपुलेशन ब्लड देना चाहिए, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन बॉटल्स। हमारे यहाँ 8.5 और 9 मिलियन बॉटल के बीच में देते हैं। और हर एक फैमिली में आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वो जाता है तो प्रॉब्लम ही होती है जब वो हॉस्पिटल जाता है ब्लड की। तो मेरे हिसाब से बहुत लोगों को और ये करना चाहिए। और तो ये तो हमारा एक इनिशिएटिव है। हमारा दूसरा इनिशिएटिव है कि लोग बात करते हैं एजुकेशन की, पर एक लार्ज हिस्सा है हमारी कंट्री का जो सेमी अर्बन और रूरल इंडिया में है, 25 और मे बी 45 की एज ग्रुप के बीच में, जहाँ इनको स्किल है पर एजुकेशन नहीं है। मतलब वो टोकरी बना सकती है, एम्ब्रॉयडरी कर सकती है, मार्बल में इनले कर सकते हैं, बकरी पाल सकती है, भैंस पाल सकती है, वो थोड़ी बहुत सब्जी उगा सकती है। तो इनको भी मेहनत करनी चाहिए। तो हमारा बोर्ड अप्रूव्ड प्रोग्राम है कि 10 मिलियन फैमिलीज को हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड देंगे। मतलब अगर वहां गए, उसको समझो मार्बल इनले आता है तो हम उसको 15-20 को लेकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। ये ज्यादातर लेडीज ही होती हैं और लेडीज भी आप लोग सोचते हैं कि ये कमजोर महिला है, जिस दिन ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाती हैं और ये 15-20 का सपोर्ट आ जाता है तो आप जैसे 8-10 को तो वैसे ही उड़ा दें। नो सीरियसली, आप जाके देखिए उधर क्या फर्क है। तो इनको हम ट्रेनिंग पहले देते हैं कि भैया ये आपने मार्बल कहाँ से खरीदो, उसके लिए लोन देते हैं। फिर इनले में उनको लेके जाते हैं जहां उनको बेहतरीन क्वालिटी की ट्रेनिंग हो जाए। फिर उनको बताते हैं अपने अकाउंट्स कैसे रखो। फिर उनकी सेविंग की हैबिट, जैसे बिजनेस चल जाए सेविंग डालते हैं। साथ में ये बताते हैं कहाँ बेचो। तो इसमें अगेन ऑलमोस्ट बिटवीन 7,000 and 9,000 people are dedicated and employed in this. So this is an initiative we are very happy with.
द थर्ड इनिशिएटिव इज कि जो हमारी एजुकेशन है आज के दिन में और जो लोगों को चाहिए क्वालिफिकेशन जॉब के लिए, इसमें थोड़ा गैप आ गया है। वो स्किल डेवलपमेंट तो हमने अभी शुरू किया है, इसको स्केल अप करेंगे कि भैया जैसे अगर बीकॉम आदमी कर लेता है तो उसको नौकरी ढूंढने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो बोलता है बीकॉम है, बैंक ले लेगा या इन्वेस्टमेंट बैंक ले लेगा या इंश्योरेंस ले लेगा, तो पर वो बोलते हैं आपको वेल्थ मैनेजमेंट आती है या आपको फॉरेन एक्सचेंज आती है या आपको टेक्नोलॉजी का क्या आता है या आपको नेट का क्या आता है। तो हमने क्या किया है, अभी तो शुरू किया है 5-6 इंस्टीट्यूट के साथ, पर इसको बढ़ाएंगे कि हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट को बोलते हैं कि ये आप बीकॉम के साथ ये हमारे कोर्सेज हैं, ये आप साथ लगा दीजिए, एंड ऑफ द बीकॉम हम उसको टेस्ट देंगे, अगर वो पास हो गया तो उसको नौकरी दे देंगे, चिट्ठी प्रोविजनल आप अभी ले लीजिए। ऑलराइट। सो वी थिंक वी विल बी एबल टू इम्प्रूव द स्किल डेवलपमेंट। और क्या होता है कि जब लोग देखते हैं कि भाई HDFC बैंक यहां से नहीं देना गया तो हमारे से पहले दूसरे लोग चिट्ठी दे आते हैं, तो हमको क्या फर्क है, हमने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले, हम उसमें खुश। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है, I'll take one more question on that and then we move on to macro issues. कोई टारगेट है आपके मन में 5 साल के बाद या मे बी 10 साल के बाद, ऑन व्हाट स्केल यू वांट दिस एंटायर सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम जो HDFC बैंक का है उसे आप ले जाना चाहेंगे? अब आप ऐसे देखिए कि अगर अगले 3-4 साल में हम 10 to 12 मिलियन फैमिलीज कर देते हैं तो मतलब 8-9 करोड़ आदमी हो गए। 8-9 करोड़ अगर एक कंपनी ही कर दे और 200 करोड़ की तो आपकी गरीबी है, तो मेरे हिसाब से ये तो बहुत हो जाएगा। सिमिलरली अब जैसे गोल्ड है, ये क्या नाम है, ब्लड है, तो ब्लड हमने 80 किए, अब सब अपने उत्साह से लोग बोल रहे हैं कि सर हम 100,000 करके दिखाएंगे। तो ये इनिशिएटिव्स में मेरा टारगेट का इतना नहीं होता जितना नीचे से उत्साह उबल के आता है कि साहब आप हमको फंड एलोकेशन कर दो। तो इसमें मेरा जॉब इज फंड एलोकेशन और साथ में उनका उत्साह बनाना कि कम ऑन HDFC बैंक। राइट। तो हम तो काफी पहुंच जाएंगे। एब्सोल्युटली। चलिए, इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी हैं हमारी। नाउ वी टॉक अबाउट द मैक्रो इश्यूज। जो इंडिया स्टोरी जिसकी हम आज से 3-4 साल पहले बात कर रहे थे और काफ़ी अग्रेसिवली बात कर रहे थे, यू नो द अंडरटोन हैज़ चेंज। जितना शक आज सबके मन में है इंडिया स्टोरी को लेकर, शायद आज से पहले कभी नहीं था। एंड सेकेंडली, इस समय ये जो बात हो रही है कि नई सरकार आएगी तो वो अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है या फिर जो एक पॉपुलर बिलीफ है कि मिस्टर मोदी की अगुवाई में एक सरकार आएगी, अगली सरकार, या फिर जो सो कॉल्ड मोदी वेव की बात है, आप इस थियरी में कितना भरोसा रखते हैं? देखो, मैं तो पहले ये मोदी वेव और ये पॉलिटिक्स को छोड़ के मैं पहले ये बताता हूँ कि हिंदुस्तान का फ्यूचर अभी भी बुलंद है, फॉर्चुनेटली। सो मेरे फेवरेट सेइंग है दैट लेट अस नॉट कंफ्यूज द नॉइज ऑफ अ डेमोक्रेसी इन ट्रांजिशन विद द वाइब्रेंसी ऑफ इंडिया। तो अभी जो है, हाँ, माहौल ऐसा है कि मर गए ये सब, पर अगर मैं अभी बाहर का दौरा करके आया हूं, वहां आप देखिए तो इंडिया अभी भी सारे जो फाइनेंशियल FIIs हैं वो अभी भी सोचते हैं कि इमर्जिंग मार्केट में इंडिया आउटलायर होएगा। तो अगर आप देखिए तो हमारी ग्रोथ जो अभी 5% के आसपास है, इसके साथ काफी प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं, बट फॉर्चुनेटली ये सॉल्व हो सकती हैं आराम से, और कोई इसमें जादू नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। क्लियर पॉलिसीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें जैसे आप इम्तिहान के लिए पढ़ते हैं तो पास हो जाएंगे, तो क्लियर पॉलिसीज चाहिए। तो पहले लोगों ने करंट अकाउंट डेफिसिट का बोला था, अब करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं हिंदुस्तानियों को सोने के साथ क्या इतना प्यार है, तो सोना कंट्रोल करने से वो पार्टली वैसे कंट्रोल हुआ, प्लस रुपया जो 60 से ऊपर हो गया उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव हो गए, तो 2% के लगभग 2-2.5% के बीच में करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये ना तो बाहर वालों को इसकी फिक्र है। फिर दूसरी चीज थी फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट में 2 चीजें, एक तो आमदनी, दूसरा खर्चा। आमदनी में अगर GST आ जाता है, इसमें इतना आएगा कि हमारे हिसाब से अपना डेफिसिट 1% के लगभग कम हो जाएगा सिर्फ GST आने से, क्योंकि ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे, नहीं तो डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 11% लोग भरते हैं। GST आ जाए, DTC आ जाए, और ये कोई नहीं कहता कि भाई मदद नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूर होनी चाहिए, पर कायदे की होनी चाहिए, इन द सेंस कि जिनके लिए पैसा है वहां पहुंचना चाहिए। अगर आप बोलते हैं भाई 60% नहीं पहुंचा या 70% नहीं पहुंचा, तो उससे फायदा क्या हुआ? क्योंकि अगर आप जितना आदमियों को फाइनेंशियली इंक्लूड करोगे उतनी डिमांड बढ़ेगी और उतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। सो वी मस्ट हैव सब्सिडी, बट गिव इट इन अ प्रोडक्टिव मैनर एंड मेक श्योर इट रीचेज द एंड बेनिफिशियरी। That is one area.
Second area that we must need administrative and reforms, and we need agriculture reform. That is the second area. Third area जो हमने ये अड़चन खड़ी कर दिया प्रोजेक्ट चलने में, मतलब सब पैसा लगा हुआ है, बिजली नहीं आ रही क्योंकि या तो कोल नहीं है, या पॉलिसी है, या इंटर डिपार्टमेंटल कहीं फंड. अगर यही ठीक हो जाए तो दिस इन इटसेल्फ एड्स अनदर 1% टू जीडीपी, बिकॉज आवर कैपिटल आउटपुट रेशो अभी 6 हो गया, पहले 4 हुआ करता था 18 महीने पहले. तो ये चीजें अगर सॉल्व हो जाएं, और इन्वेस्टमेंट चाहिए वो तो सबको मालूम है, तो दैट विल लीड टू अ रिकवरी. अब इसमें एकदम से तो कुछ नहीं होएगा, टाइम लगेगा थोड़ा, पर अगर हमारी पॉलिसीज डायरेक्ट हो जाएं और सेंटिमेंट चेंज हो जाए तो मैं तो कहता हूं इंडिया अभी भी बुलंद है, सारी दुनिया भी कह रही है. नैरो लाइक इंप्रेशंस के हाई डेफिनेशन कलर स्टैंडर्ड पेंट से बेहतर कैसे? तुम्हें क्या लगता है एचडी घर में कैसे लोग रहते होंगे? एकदम कलरफुल, पेज 3 टाइप्स. और स्टैंडर्ड घर में एकदम ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स. जब नैरो लाइक इंप्रेशंस का एचडी कलर लगेगा तो घर के साथ साथ आपका भी इंप्रेशन बढ़ेगा. हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स. 24 शहरों में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 25 डिलीवर्ड, 30 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन. इनको देख के मैं ये कह सकता हूँ, इफ आई एम द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, देन आम्रपाली ग्रुप इज द कैप्टन ऑफ रियल एस्टेट. आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया. एहसास रिश्तों का, विश्वास सदियों का. एसआरएस ज्यूल्स. Exerbia, in Exerbia, the future is in Exerbia. Exerbia, भविष्य का निर्माण आपके लिए. जब बाल कलर करने से लोग यंग लग सकते हैं तो 10 में से 6 लोग कलर क्यों नहीं करते? डैमेज का चांस है, अननेचुरल दिखेगा. अब नहीं, आ गया बेस्ट एवर हेयर कलर, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रिम. बेस्ट क्योंकि दूसरे हेयर कलर्स की तरह इसमें अमोनिया नहीं है, बाल रहे डैमेज फ्री. बेस्ट क्योंकि इसमें है एलो और मिल्क प्रोटीन, बाल बने सॉफ्ट, शाइनी और नेचुरल लुकिंग. महंगा होगा? सबसे बेस्ट बात, सिर्फ 30 रुपए में. गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रिम, बेस्ट एवर हेयर कलर. ARG Group, renowned for quality integrated townships, group housing, office spaces and infrastructure, changing lifestyles for thousands of people since 1989. ARG Group. For details, visit arggroupjaipur.com. लेकिन जैसा आपने कहा कि सेंटिमेंट चेंज हो जाए, अगर नई सरकार आती है जो कि यूपीए की ना हो, कोई और फॉर्मेशन हो, या फिर जो इन ऑल लाइकलीहुड शायद एनडीए की गवर्नमेंट होगी, उससे सेंटिमेंट चेंज हो पाएगा आपको लगता है? एटलीस्ट सेंटिमेंट. मेरे को लगता है स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए. यूपीए ही वापस आ गई तो यूपीए भी आ जाए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, पर मेरे व्यू में स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए तो अच्छा है. कंट्री फिर भी रिकवरी पर ही जाएगी. पर स्टेबल तो अभी भी थी गवर्नमेंट. स्टेबल मतलब स्टेबल गवर्नमेंट होती है जो पूरी तरह काम करे. अगर आप देखिए पिछले साल में चिदम्बरम साहब ने जब से थोड़ा एग्जर्ट करना शुरू किया तो काफी चीजें होने लगी. तो गवर्नमेंट स्टेबल थी पर रिजल्ट इतने नहीं आ रहे थे, ये सब अड़चने आ गई थी. तो मेरे को लगता है यूपी ने भी अपना सबक सीखा होगा. और जब मैंने कहा इंडिया ट्रांजिशन में है तो अब सब लोग अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं. करेक्ट. तो मार्केट के हिसाब से जो आप कह रहे हैं वो सही है. अगर हम हिंदुस्तानी के हिसाब से दें भैया, स्टेबल गवर्नमेंट दे दो, वही बहुत है. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द कोर इश्यूज. एक तो ये जीडीपी, और आपने खुद जैसे कहा कि इसमें शायद थोड़ा समय लगेगा टू किक स्टार्ट द ग्रोथ. लेकिन जो हाल ही में एस्टिमेट आया है वो इनफैक्ट आई वोंट नेम द इंस्टीट्यूशन, लेकिन उन्होंने तो ये चेतावनी दी है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, बट टू पुल दिस ग्रोथ बियॉन्ड 6% एट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी लिटिल चैलेंजिंग अगले 1-2 साल में. ये 2 साल में 6% हो सकता है. आई डिसएग्री विद हूएवर हैज डन दिस. तो आपको क्या लगता है कितना होगा? मेरे हिसाब से देखिए, इस साल में हमारे इकोनॉमिस्ट ने 5.2 to 5.5 बोला है, एंड नेक्स्ट ईयर इन द 6% रेंज. या सो दे आर सेइंग ऑप्टिमिस्टिक, मतलब चाहे आप कुछ भी कर लीजिए फिर भी
6 के ऊपर निकलना मुश्किल है अगले 2 साल। 6 के आसपास ही निकल जाए भैया, गनीमत है। 6 निकल जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों? राइट। व्हाई लुक अ गिफ्ट टॉस इन द माउथ। इसका जो दूसरा हिस्सा है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल को किक स्टार्ट करने के लिए एंड सेकंड कंजम्पशन, दोनों को बढ़ावा देने के लिए, बिकॉज एक होता है सेंटिमेंट जो इस समय काफ़ी ख़राब है इवन एट कंज्यूमर लेवल, आपने देखा भी होगा क्रेडिट ग्रोथ में। ये कब तक रिवाइव हो सकता है, बिकॉज इसके लिए इंटरेस्ट रेट साइकिल का रिवर्स होना ज़रूरी है। भले ही वो अभी इस समय हो सकता है शायद स्टेडी हो या फिर प्लेटू हो रही हो, पर ये रिवर्स कब तक हो सकती है? तो पहले तो मैं जरा सा अपने तरीके से जवाब देता हूँ। या प्लीज डू। कि मेरे हिसाब से अगर बाकी चीजें जो हम पहले बात कर रहे थे वो ठीक हो जाएं, तो इंटरेस्ट रेट पर कुछ आप जरा ज्यादा ही तवज्जो देते हैं। इंटरेस्ट रेट मतलब 8 का 7 हो जाएगा तो आपका सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे को पता है कि आपको कार लोन का नीचे चाहिए या हाउसिंग लोन का नीचे चाहिए। मेरे हिसाब से अभी के टाइम में इंटरेस्ट इज द नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपके प्रोजेक्ट चल जाए, अगर आपकी जीएसटी आ जाए, अगर आपके फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है, करंट अकाउंट ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, तो ये इंटरेस्ट रेट पर भी आपकी 6% आ जाएगा। अब जो दूसरा सवाल है, बट मैं दूसरा भी आपका सवाल का जवाब दे देता हूँ। और मेरे हिसाब से ये 3-4 साल से इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्फ्लेशन को तो रोकना पड़ेगा। तो जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा। पर ये इंटरेस्ट रेट ग्रोथ के लिए ठीक है, सब बोलते हैं ये है, पर अगर मैं इंटरेस्ट रेट घटा दूंगा तो कोई कंपनी अपने एंड प्रोडक्ट के प्राइस घटाएगी? कभी हुआ है? हाँ, पहले सब जिसको बोलो इंटरेस्ट रेट घटा दो, तो मैं तो बोलता हूँ ऐसे करो, गाड़ी के भाव भी घटा दो, साबुन का भाव भी घटा दो, बिजली पानी का भी भाव घटा दो, साथ में मैं इंटरेस्ट रेट भी घटा दूंगा। तो वो तो होता नहीं है। हाँ, तो फिर मत लगे रहो इंटरेस्ट रेट पर सिर्फ। नाउ कमिंग बैक टू मार्केट्स, जैसे आपने खुद भी इससे पहले के जवाब में मेंशन किया था, मार्केट इस समय ये मान के चल रही है दैट इंडिया इज इन ट्रांजिशन, कोई नई सरकार आएगी, प्रॉब्ली कोई अलग फॉर्मेशन होगा, एग्जिस्टिंग नहीं होगा, हो सकता है मोदी जी की अगुवाई में आए, जो भी है। लेकिन मार्केट इस सेंटिमेंट को लेकर काफ़ी बुलिश है, वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है अगर हम इंडेक्स में भी देखें। आर यू वरीड अबाउट दिस ऑप्टिमिज्म एट दिस पॉइंट? So you think markets have a reason to be optimistic? I didn't say that. I'm saying markets have a reason to be optimistic, but my reasoning and your reasoning may not be the same. Right. So what is your reasoning is markets have a reason to be optimistic because India का future बुलंद है with a stable government. तो थोड़ा ऊपर नीचे तो मार्केट तो बहुत फिकल होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। पर मैं कहता हूं कि मार्केट लॉन्ग रन में यू हैव प्रॉब्ली एंटर्ड अ बुल फेज। द प्रोस्पेक्ट्स फॉर दिस कंट्री आर गुड एंड आई एम वेरी श्योर दैट वी विल गेट अ रीजनेबली गुड इलेक्शन एंड हुएवर कम्स द पॉलिटिकल क्लास हैज टू नाउ रिकॉग्नाइज दैट देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी एंड देयर हैज टू बी डिलीवरी एंड ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट. In fact, in the process of I just written an article which fundamentally says that I think let's hope that the elections bear it out, that we have to get away from the policies of dole, policies of caste, policies of religion to what we really need. कि भाई आम आदमी जो है, please when you say आम आदमी को क्या चाहिए, please restrict yourself to the Aam Aadmi, that is what you, me and my driver wants, and not the Aam Aadmi as defined by political parties. The Aam Aadmi wants what? He wants a decent life, he wants a job, he wants accountability from his politicians. Correct. तो मेरे हिसाब से ये तो आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो जो लोग ये नहीं समझेंगे वो सफर करेंगे. राइट. नाउ फ्रॉम मैक्रो पर्सपेक्टिव इस समय ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे आपने कहा कि शायद जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए जो कुछ चीज़ें करनी है, यू मेंशन इट वेरी क्लियरली कि जो आने वाली सरकार को करना पड़ेगा. जो सबसे बड़े 3 कंसर्न एरियाज इस समय क्या है जिस पर इमीडिएट ध्यान देने की जरूरत अगले एडमिनिस्ट्रेशन को होगी? आई एम कमिंग बैक अगेन टू द एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज वो चेंज होने वाला है, सो वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट. बीट जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव करना, या फिर जैसे आपने इन्वेस्टमेंट, फिस्कल प्रूडेंस एंड करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टुवर्ड्स एंड रिजल्ट्स. एंड आर यू होपफुल दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन विल बी able to sail ahead GST पे और DTC पे? बिकॉज अब तक जितना इसमें इतना मुश्किल क्या है भैया? पर इसमें यह है कि जो 2 एक्सट्रीम्स हैं, एक एक्सट्रीम कहता है कि दूसरा एक्सट्रीम नहीं होने दे रहा है, दूसरा एक्सट्रीम कहता है कि तो अगर सेंटर थोड़ी बहुत अगर उदारता दिखा देगा, दे दो ना उसको, और उसको बोलो अगर जो आपके कंसर्न्स हैं
अगर वो मटेरियलाइज हुए तो मैं आपको कॉम्पनसेट कर दूंगा, नहीं हुए तो आप मत लेना ज्यादा मेरे से। तो मेरे हिसाब से हो सकता है और सब होएगा, क्योंकि इंडिया अंडर क्राइसिस नॉर्मली वर्क्स वेरी वेल, और सबको मालूम है अगर आपने फ्यूचर बुलंद रखना है तो ये चीजें जो है आइडेंटिफाइड हैं, and I am always an optimist on India. Right. Coming back to HDFC Bank, I can see the happiness on your Yeah, face. naturally, because now you are coming to easy topics. Right. So one is internally, what is your estimate? इस financial year के लिए आपके growth estimates क्या हैं? And secondly, in the near future, I'm using word in the near future, do you see any requirement for fundraising? I still believe, and I've always believed, that financial services in India is the best opportunity globally. So I see no issues with growth going forward. Obviously, that will be a function of GDP growth. GDP ज़्यादा होगी, हमारी growth ज़्यादा होगी, GDP कम होगी तो थोड़ी growth कम होगी। तो वो तो I think remains intact. हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं, जो सेमी अर्बन रूरल इंडिया में चले गए हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी ले गए हैं। We have also created on the virtualization of the bank, where on the net we will be able to offer everything. We are just in the process of doing automated marketing, where every time you log on to the net, a product based on our analysis will be provided to you. तो अभी तो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी बहुत अच्छी है, 16% के आसपास है, उसमें से टियर 1 11% है। तो अगर हमको कैपिटल की अभी दरकार है नहीं, अगर कोई स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस अराइज वी कैन लुक एट इट, पर दरकार नहीं है। ऑल्सो ये जो बार बार एक, एंड इट्स अ नैगिंग फैक्टर फॉर यू ऑल्सो, ये जो फॉरेन होल्डिंग को लेकर बिल्कुल नैगिंग फैक्टर हमारे लिए है। सो अब वो बहुत मसला बहुत सिंपल है, हमको तो सिंपल लगता है, पर थोड़ा डिसीजन आने में टाइम लग रहा है। जब HDFC ने HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट की थी, तब ये डीम्ड फॉरेन कंपनी का लॉ नहीं था। दैट्स ट्रू। हमने 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस की ओपिनियन दे दी है कि ये लॉ हमको एप्लीकेबल फॉर द HDFC इन्वेस्टमेंट विच प्रीडेटेड द लॉ, वो ग्रैंडफादरिंग है, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमने एप्लीकेशन दर्ज की है, हम जवाब की वेट कर रहे हैं, एंड वी बिलीव दैट वी विल गेट अ फेवरेबल रिप्लाई। वी होप सो टू। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, क्योंकि आप इंटरनेशनली इतने सारे फोरम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यू हैव बीन ऑब्जर्विंग ग्लोबली ऑल द मार्केट सो क्लोजली, इकोनॉमी सो क्लोजली, भारत से हटके अगर हम देखें, जो बार बार एक फियर इंटरनेशनल प्रेस में, इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल एनालिस्ट की तरफ से आ रहा है कि द नेक्स्ट क्राइसिस कुड बी कमिंग फ्रॉम अ रीजन समवेयर लाइक चाइना, या फिर जो रशियन टेंशन इस समय चल रही है वो है। आपका निजी व्यू इस पर क्या है? इज इट रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एट दिस पॉइंट? यार देखो, निजी व्यू इसमें क्या बोले, आजकल तो कम्युनिकेशन कितनी हो गई है कि कोई नीच मार दे रशिया में तो यहाँ आप ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर पूछते हैं। तो पॉइंट इज, पार्ट ऑफ इट इज इंस्टेंट कम्युनिकेशन। द इशू इज, आर देयर प्रॉब्लम्स इन रशिया? यस। कुड देयर बी अ टेम्पररी इशू? यस। विल इट सब्सटेंशियली अफेक्ट इंडिया? Not so much. Is China's growth slowing down, and are they today people preferring India to China going forward? Yes, which is a good thing. So if China's growth slows down, yes, there could be issue on commodity prices, which is good for us. So could there be issues somewhere in the world? History तो यही बता देगी कहीं ना कहीं तो इशू होएगा। Right. तो आप ऊपर वाले की मेहरबानी समझो कि यहाँ नहीं होएगा। और एक्चुअली सर उम्मीद यही करते हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि सेंटिमेंट जिसकी आपने बात की वो जल्द से जल्द सुधरे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर एंटायर टीम वंस अगेन, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे और ऐसे नए रिकॉर्ड्स बनाते रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हो जाए थोड़ी मस्ती। Everybody loves to
leggings